तो हम आगे चलते हैं हम 2.6, जिसमें कहा गया वन ऑफ द रीजन फॉर इरेगुलर रिटेंशन बियॉन्ड द एज ऑफ रिटायरमेंट इज ऑर्डर ब्रॉट बाय द रेलवे सर्वेंट फ्रॉम द कोर्ट्स ऑफ लॉ अगेंस्ट द रिटायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड इन द सर्विस बुक। इसमें एक रीजन और भी बताया हुआ है रिटेंशन, इरेगुलर रिटेंशन बियॉन्ड द एज ऑफ रिटायरमेंट, की कई बार कर्मचारी जो है अपने डेट ऑफ बर्थ से के जो सर्विस रिकॉर्ड में जो डेट ऑफ बर्थ लिखा गया है उसके अगेंस्ट में कोर्ट में चला जाता है कि भाई मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत लिखा हुआ है। तो उसके बारे में कहा गया इट इज एसेंशियल इन सच केसेस दैट द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द सर्विस रजिस्टर of the respondent is brought to his notice with the advice that the date of birth of his date of his birth as recorded in the service record history have been accepted by him is final and not ओपन टू चैलेंज इन कोर्ट ऑफ लॉ। तो उसमें जब हम जिस प्रकार ने बताया कि जो भी कर्मचारी को 1 साल पहले हम इन्फॉर्म करते हैं बता देते हैं, उससे एक फायदा हो जाएगा कि अगर इस तरह के मामले में कहीं कोर्ट में जाता है कर्मचारी तो हम बता सकते हैं कि आपको हमने इन्फॉर्म कर चुके थे और आपको हमने इन टोकन आपसे साइन भी लिया है, आपको इन्फॉर्म कर दिया है। तो अब ये मामला जो कोर्ट में आपको चला नहीं है, हम कर्मचारी को इन्फॉर्म कर सकते हैं। However, if a case is filed by a railway servant in court of law, no effort should be spared in getting the proceeding expedite। इसमें क्या अगर फिर भी मामले को बता रहे हैं कि अगर कोई कर्मचारी कोर्ट में जाता ही है तो फिर हमको मामले में देरी करने में नहीं करना चाहिए, कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए कि मामला डिले हो जाए। उसको जल्दी से जल्दी मामले को एक्सपेडाइट करके खत्म कर देना चाहिए और पॉलिसी जो बोर्ड की बता देना चाहिए कि ये पॉलिसी और हमने कर्मचारी को इन्फॉर्म कर दिया है, तो इसमें एक्सपेक्ट करना है। सच रेलवे सर्वेंट शैल बी रिटायर्ड as per the details in service record unless the court of law has granted stay on the issue of the retirement। तो उसमें ये भी कहा गया है कि कई बार ये भी लोगों को डाउट होता है कि कोई कोर्ट में चला गया है डेट ऑफ बर्थ को लेके क्या करें, रिटायरमेंट करना है नहीं करना है। तो बोर्ड ने इसमें कहा है कि कोई भी कर्मचारी का कोर्ट में चल रहा है, मामला चल रहा है, तो भी हमको उसका जो ड्यू डेट है रिटायरमेंट उस दिन ही इसको रिटायर करना है, अनलेस अगर रिटायरमेंट के ऊपर कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है मामले कि रिटायरमेंट नहीं करना है, स्टे इस तरह का स्टे दिया हुआ है, तो जो स्टे के ऑर्डर है वो जरा लीगली आप जरा इसको एग्जामिन करा लीजिए। आप अपने लेवल पे जो वॉइस लोग हैं वो इंटरप्रेट मत कीजिए। कई बार मैंने देखा है, कई बार इंटरप्रेशन गलत हो जाता है, बोलते हैं सर स्टे स्टे करते हैं, लेकिन एक्चुअल में स्टे होता ही नहीं है या किसी और चीज पे स्टे होता है। तो आप स्टे है तो आप लीगली उसको एग्जामिन करा लीजिए। अगर उसके रिटायरमेंट के ऊपर स्टे है तो ठीक है, अदरवाइज आपको जिस कर्मचारी जिस तारीख पे रिटायर होता है उस तारीख पे सुपरनेशन होता है, उस तारीख को आपको उसको रिटायर कर देना है। ये रेलवे बोर्ड के आदेश। 2.7 है प्रिवेंटिव चेक्स में बी got conducted by DRMs, CPOs and the FNCOs by nominating officers in various units to have 100% check of service record, particularly date of appointment, date of birth, to be written both in words and figures and date of retirement once is clear। इसमें प्रिवेंटिव चेक्स जो है कंडक्ट करवाने हैं डीआरएम सी, मतलब रोकथाम के जो चेक होते हैं वो डीआरएम सीपीओ एंड एफएनसीओ वो अपने आदेश उनके अधीन जो अधिकारी होंगे उनको कहा जाएगा कि इस तरह के चेक्स किए जाएं 100% सर्विस रिकॉर्ड पे, जिसमें सर्विस रिकॉर्ड में आपको डेट ऑफ अपॉइंटमेंट देखना है, डेट ऑफ बर्थ देखना है, तो साथ ही डेट ऑफ बर्थ में वर्ड्स और फिगर दोनों में लिखे हुए चेक करना है। डेट ऑफ रिटायरमेंट हर 3 साल में इस तरह का चेक करवाना है डीआरएम सीपीओ और एफएनसीओ द्वारा बाय नॉमिनेटिंग ऑफिसर्स। द नॉमिनेटिंग ऑफिसर शुड रिकॉर्ड ए सर्टिफिकेट रिगार्डिंग द एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्डेड चेक्स, रिकॉर्ड चेक। जो ऑफिसर होंगे उनको फिर एक सर्टिफिकेट भी जारी करना पड़ेगा कि भाई जो हमने चेक किया है वो बराबर पाया गया रिपोर्ट्स में, अगर कुछ कमी है तो कमी के बारे में बताएंगे। द मैंडेटरी एरा ऑफ इंस्पेक्शन शुड इंक्लूड चेक्स एंड क्रॉस चेक ऑफ सर्विस रिकॉर्ड अलोंग विद अदर रिलेटेड ऑफिसर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। जो ऑफिसर जो होते हैं वो जो इंस्पेक्शन करते हैं उसमें बताया गया एक मैंडेटरी ये एरिया भी रखा जाए कि सर्विस रिकॉर्ड भी चेक करना है उनको, बाकी ऑफिशियल रिकॉर्ड अदर रिकॉर्ड के साथ साथ सर्विस रिकॉर्ड भी चेक करनी। 2.8 बोलता है कंप्यूटराइजेशन ऑफ सर्विस रिकॉर्ड टू बी डन विच शुड हैव एन एप्लीकेशन ऑफ टेक केयर ऑफ दिस सिचुएशंस। तो इनको इस तरह के मामले में कुछ और गलतियां नहीं हो तो कंप्यूटराइजेशन के लिए भी रेलवे बोर्ड ने कहा है कि सर्विस रिकॉर्ड का कंप्यूटराइजेशन का है। आजकल तो जैसे एचआरएमएस वगैरह आ गया है जिसमें हमने कंप्यूटर अपलोड किया हुआ है स्कैन करके, और कंप्यूटराइजेशन का एक फायदा ये भी होता है कि जो सर्विस रिकॉर्ड होती है रेलवे एम्प्लॉय की, कई बार डीआर चार्जशीट के लिए डीआर सेल में जाती है, प्रमोशन के लिए पीआरटी सेक्शन में जाती है, और कई और रीजन से भी इंटरनल ट्रांसफर, कई रीजन से सर्विस होती है जहां अपने प्लेस के अलावा वो इधर उधर उसको भेजना पड़ता है, और इस दौरान सर्विस शीट खोने की चांसेस भी होता है। यह कई बार मिसप्लेस हो जाती है और आपको टाइम भी मिलती नहीं, तो ऐसे मामले ना हो तो कंप्यूटराइजेशन से क्या होता है कि आपकी सर्विस शीट की कॉपी अवेलेबल होती है, तो जिस स्टेज को सुपरविजन होता है हम टाइमली उसका सेटलमेंट ड्यूज रिलीज कर सकते हैं। तो कंप्यूटराइजेशन की बात में इसमें बोर्ड ने कहा। पैरा 3 में लिखा हुआ है डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर द लेसर्स। अगर
जो प्रक्रिया ऊपर बताई गई है उस प्रक्रिया का पालन न करते हुए कोई लैप्सेस हो जाते हो, कोई कर्मचारी बियॉन्ड द डेट एज ऑफ सुपरविजन में काम करते हुए पाया गया, तो ऐसे कर्मचारी, ऐसे मामले में क्या एक्शन लेना है? इसमें कहा गया है कि 3.1 में कहा गया है कि इन ऑल केसेस ऑफ वर्स्ट in service beyond the age of supervision, a thorough investigation should be done, keeping in view the various steps suggested for prevention of such cases, and responses should be fixed for the lapse of the officer staff leading to such cases. इसमें कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी का होस्ट हो गया है, रिटायरमेंट के बाद भी काम करते हुए पा गया, ऐसे मामले में थोरो इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए और इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिक्स होनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, कौन कर्मचारी है, अधिकारी है जो इस मामले में उत्तरदायी है लैप्स के लिए। तो ऑफिसर स्टाफ फाउंड रिस्पॉन्स शुड बी टेकन अप अंडर रेलवे सर्वेंट डीएन रूल 1968 फॉर इम्पोजिशन ऑफ मेजर पेनल्टी। पेनल्टी इम्पोज शुड हैव ए डिटरेंट इफेक्ट। इसमें जो कर्मचारी या अधिकारी जो उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल पाए गए हैं स्लैब्स के लिए, उन अधिकारियों के खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ भी कहा गया है कि मेजर पेनल्टी ही लेना है। और ये कहा गया 3.2 में कि गाइडलाइंस में भी इशूड टू डिसिप्लिनरी अथॉरिटी दैट पेनल्टीज इम्पोज्ड ऑन द ऑफिशियल रिस्पांसिबल फॉर द लैप्सेस लीडिंग टू इरेगुलरिटीज इन सर्विस शुड बी मेजर पेनल्टीज। जैसे ट्रेन एक्सीडेंट वगैरह के अंदर जो भी होता है उसमें भी काफी सीरियस व्यू लेके उसमें हमारा जो एक्सीडेंट मैनुअल है, एक्सीडेंट मैनुअल में बताया गया कि जो भी ट्रेन एक्सीडेंट के कनेक्शन में जो भी लैप्सेस होते हैं उसमें मेजर पेनल्टी ही ली जाती है। मैक्सिमम में तो रिमूवल डिसमिसल ही होता है, अगर सिग्नल पासिंग एट डेंजर एक्सपायर्ड केस जैसे बोलते हैं, इस तरह के मामले में अलग ही उनका डीआर काफी सीरियस दिया होता है। सिमिलरली रेलवे बोर्ड ने कहा है कि इस तरह के मामले में जब जहां कर्मचारी जो है सुपरविजन के बाद भी रह रहा है, ये इसको सीरियस गलती माना है रेलवे के हिसाब से, ये एक्सपायर्ड केस है। तो ऐसे मामले में भी जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को भी कहा जाएगा कि सीरियस मामला है, आप उसके खिलाफ आपको मेजर पेनल्टी ही देना है। अब प्रोसीजर बता दिया है, उसके बाद लापरवाही होता है तो क्या करना है और कैसे रेस्पॉन्स फेस करना बता दिया। अब लास्ट जो इम्पोर्टेंट पैरा है वो ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेस पीरियड ऑफ स्टे। पैरा 4 है कि मान लीजिए इस तरह का मामला को पाया गया और कोई कर्मचारी स्टे हो गया है, अब उस पीरियड को हम कैसे ट्रीट करना है उसमें बताया गया है। इन द लाइट ऑफ जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ राधा किशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, एसएलपी फाइल की है, तो जजमेंट आया था 96 में पटना का, कैट पटना में। The matter had been considered by the Ministry of Railway regarding treatment of period of overstay. सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर इस मामले में रेलवे बोर्ड में विचार किया गया कि जो ओवरस्टे पीरियड का कैसा ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, टेकिंग इनटू अकाउंट सुप्रीम कोर्ट्स व्यू दैट एन एम्प्लॉय इज टू बी कंसिडर्ड इक्वली रिस्पांसिबल फॉर ओवरस्टे सर्विस। तो रेलवे बोर्ड द्वारा विचार किया गया और फिर रेलवे बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट की व्यू के साथ किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी अधिवश्यकता की आयु के बाद भी अगर रेलवे में रहा है, सर्विस में बना रहा है, तो इसमें कर्मचारी की भी इक्वल रिस्पॉन्सिबल वर्ड यूज किया है। तो कर्मचारी की भी समान उत्तरदायी है, वो भी समान गिल्टी है, समान दोषी है, समान रूप से दोषी है जो कि ओवरस्टे के लिए। और उसके लिए फिर रेलवे बोर्ड ने कोडल प्रोविजन हैज बीन मेड बाय रेलवे बोर्ड लेटर नंबर 99, साथ साथ 99 को रेलवे बोर्ड ने कोडल प्रोविजंस किए, सर्कुलेटिंग एडवांस करेंसी स्लिप नंबर 44 इनकॉर्पोरेटिंग सब रूल डी इन रूल 1801 R2। तो ये जब मामला आया तो फिर रेलवे बोर्ड ने एडवांस करेंसी एसीएस निकाला नंबर 44 और साथ साथ 99 के लेटर से, और आईआरईसी में कोडल प्रोविजन करके इसको ऐड किया गया, और जिसमें कहा गया है इन टर्म्स ऑफ विच सच पीरियड ऑफ स्टे इज टू बी ट्रीटेड एज इरेगुलर एंड द पेन अलाउंसेस अलाउड फॉर द पीरियड ऑफ स्टे हैव टू बी रिकवर्ड। इसमें कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी है अगर वो अधिवश्यकता के आयु के बाद भी रहा है तो पूरा पीरियड जो है और इरेगुलर माना जाएगा, और उस पीरियड के दौरान जो भी उसको पे अलाउंस दिए गए वो सारे सारे रिकवर किए जाएंगे। मैं जरा 1801 में आपको जरा दिखा देता हूं। मैं, ये हमारा चैप्टर 18 है, रिटायरमेंट, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड चैप्टर 18, और ये 1801 है एफआर 56। इसमें डी जो है वो ऐड किया है, अथॉरिटी रेलवे बोर्ड लेटर नंबर है ये 7799। इसमें कहा गया है इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर टू कंट्री एवरी रेलवे सर्वेंट शेल डेमिट सर्विस ऑन द ड्यू डेट ऑफ सुपरनेशन। मतलब प्रत्येक कर्मचारी जो होगा जिस तारीख को उसकी अधिवश्यता आयु के बाद उस तारीख को सेवा छोड़ देगा, त्याग देगा उसको। In case, for whatever reason other than a specific order of the effect, the railway servant continue service beyond the such due date, the period of overstay shall be treated as irregular and payment allowances etc. done during the said period shall be recovered.
तो इसमें कहा गया है कि कोई भी रेलवे कर्मचारी है जिस तारीख को उसको सुपरनेशन होने के बाद उसको रेलवे जिस तारीख को सुपरनेशन है उस तारीख को नौकरी छोड़ देगा। और किसी वजह से अगर वो कंटिन्यू सर्विस में बना रहा तो जो जितना पीरियड बाद का ओवर स्टे वाला पीरियड है वो पूरा का पूरा पीरियड उसको अनियमित यानी इरेगुलर माना जाएगा। और अनियमित पीरियड के दौरान जो भी उसको पे एंड अलाउंसेस दिए गए हैं, पे एंड अलाउंसेस में कई लोगों को ये डाउट होता है सर उसने तो नाइट ड्यूटी किया हुआ है, घर से ऑफिस आया हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है, ओटी किया हुआ है। तो मैं इसमें बता दूं कि जो भी इरेगुलर पीरियड है उसके लिए उसको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तो पूरा के पूरा पेमेंट जो है उसका जीरो नील हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जो भी ओवर स्टे का पीरियड जो है आफ्टर सुपरनेशन के बाद का जो पीरियड है वो एंटायर पीरियड जो इरेगुलर मानते हुए उसको पूरा के पूरा पैसा आपको उसको वसूल करना है। अगर दे दिया है, अगर नहीं दिया है तो आपको पेमेंट करना ही नहीं है। और अगर कर दिया है गलती से तो आपको पूरा पूरा पैसा आपको रिकवर करना है। ये इसमें कहा गया है। Necessary action for immediate settlement of the employee retained in service beyond the age of superannuation may therefore be taken by the railway in terms of। तो बताया गया है कि कोई भी कर्मचारी का इरेगुलर रिटेंशन है तो उसको रूल 1801 R2 के हिसाब से डील करना है, जिसमें बताया गया है कि वो इरेगुलर माना जाएगा, पैसा रिकवर करना है। साथ में उसके अलावा डिसिप्लिन एक्शन लेने के साथ साथ ये भी करना है, इसमें ऐसा कहा गया है। और since caudal provision has been made for the treatment of excess period of overstay as irregular, railway may finalize such cases at their end and there is no need to refer such cases to railway court। तो अब इसमें 2-3 बातें मैं बताऊंगा। पहला तो ये कहूंगा कि कई बार ऐसे केसेस मैंने देखा, हमारे अहमदाबाद में भी हुए हैं और कई और भी हुए हैं। तो उसमें ये देखा गया है कि लोग जब जैसे ओवर हो जाते हैं तो फिर बाद में सबसे पहले तो मैंने देखा है कि लेबर कोर्ट में आरएलसी एलसी में वहां पे कंसिलिएशन जो प्रोसीडिंग चलती है वहां मामले ले जाते हैं, या फिर कह लो केट में कोर्ट में लेके जाते हैं। तो रेलवे बोर्ड ने ये बहुत अच्छा काम किया है कि जो मामला इन्होंने बताया है, सुप्रीम कोर्ट का जो था जो डिसीजन था, उन्होंने कोडल प्रोविजन, कोडल का मतलब होता है एक आईआरएम और आईआरईसी, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट, कोडल जो प्रोविजन को भी चेंज होते हैं, कोडल प्रोविजन प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात, राष्ट्रपति महोदय के अनुमोदन के पश्चात ही कोडल प्रोविजन चेंज होते हैं। तो कोडल प्रोविजन करने का मतलब यह है कि उसमें हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय का अनुमोदन प्राप्त है, और हमारे देश में सर्व जो है वो है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का कोई अनुमोदन किसी बात में है तो उसके ऊपर फिर कोर्ट नहीं आएगा। तो अगर कोई मामला आपके यहाँ पे आता है तो आप बताइए कि ये हमारे कोडल प्रोविजन है विच हैज बीन अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो जो बताएंगे तो मामला इजीली सेटल हो जाएगा, वहां कहीं प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए। और रेलवे बोर्ड ने यह भी कहा है कि अब आप मामले को अपने लेवल पे डील कीजिए और ऐसे मामले बोर्ड को भेजने की जरूरत नहीं है। और जैसे मैंने कहा है कि चूंकि कोडल प्रोविजन है तो जहां भी मामला अगर लिया जाता है लेबर कोर्ट में या कैट वगैरह में जाता है तो आप ये आई मास्टर सर्कुलर और IREC 1801 का जो पैरा है वो आप उनको बताइए कि सर ये हमारा कोडल प्रोविजन है, तो वो मामला इजीली डिस्पोज हो जाएगा। पैरा 6 से दिस इश्यूज विद द कंकरेंस ऑफ द फाइनेंस डायरेक्शन, ये जो लेटर इशू किया है वो फाइनेंस डायरेक्टरेट के कंकरेंस के बाद इशू किया है। ये जो है हमारा మాస్టర్ సర్క్యులర్ 9 సమాప్త होता है। ఈ తెలుగులో వాళ్ళకి చెప్తున్నాను కి ఇది ఒక ఎఫర్ట్స్ ఉంది మాస్టర్ సర్క్యులర్ కంప్లీట్ చేయడానికి, ఇది ఎలా ఉంది మీకు ప్లీజ్ చెప్పండి। ये मेरी कोशिश है एक मास्टर सर्कुलर्स को बताने की। तो उस मास्टर सर्कुलर की श्रृंखला में एक और मास्टर सर्कुलर मैंने लिया, कैसा लिया जरा बताइए। आज जो वीडियो मैंने बनाया है दोनों कैसे लगे प्लीज कमेंट कीजिए, और आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। अच्छे अच्छे कमेंट्स आप कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज इस तरह सपोर्ट बनाए रखें, कंटिन्यू रखें, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।